Namaste. Socio-cultural perspectives of disciplines in school subject. Theory of school content. Evolution of socio-cultural perspectives in school level knowledge base. विद्यालय स्तरीय ज्ञान आधार में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का विकास। अध्ययन क्षेत्र की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और प्रकार को वर्णन कीजिए। अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति। कोई भी विषय जो स्वतंत्र रूप से तत्वों के आधार पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर दे सके में समर्थ है, तो उस वस्तु को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र का स्वरूप। यह सकारात्मक अध्ययन माना गया है। यह सामाजिक अगस्ट कॉम्टे 1798 से 1857 के द्वारा विकसित किया गया। इसे प्रमाणित ज्ञान ही वैज्ञानिक ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान वैज्ञानिक विधि के माध्यम से स्वीकार है। वैज्ञानिक ज्ञान से अभिप्राय है जो अभिपुष्टि से प्राप्त होता है। वैज्ञानिक विधि अर्थात अन्वेषण की वह तकनीक है जो घटना का अवलोकन करे, प्रयोग का परिणाम को प्राप्त करे, तार्किक समापन करे, विषय के विशिष्ट सिद्धांत को तर्क पर या कारणों के आधार पर स्पष्ट करे। एपिस्टेमोलॉजी सकारात्मक शब्द का अर्थ है मूल रहित और या उद्देश्यात्मक उपागम द्वारा मानवता का अध्ययन क्षेत्र जो प्रकृति विज्ञान के माध्यम से अध्ययन करता है। अगस्ट कॉम्टे ने अनुभव किया कि तत्वमीमांसा इसका स्थान वैज्ञानिक विधि ने विचारों के इतिहास में तत्वमीमांसा का स्थान तथा विज्ञान के दर्शन का स्थान ले लिया है। यह सत्य की चाह में समाज तीव्र गति से उत्तरोत्तर स्तर से गुजरता है, जिसे कॉम्टे ने 3 स्तर पर नियमित या सार्वभौमिक नियम का नाम दिया है। धर्म का अध्ययन का क्षेत्र। थियोलॉजी मेटाफिजिक्स अध्यात्मिक पॉजिटिव सकारात्मक। अनुशासन डिसिप्लिन। अनुशासन से अभिप्राय शिक्षा, चारित्रिक विकास, स्वास्थ्य विकास करके एवं कुसंस्कारों को समाप्त कर व्यक्ति के अंदर उत्तम संस्कार का विकास करना। अनुशासन का चारित्रिक परिष्कार है जिसको प्राप्त कर आचरण को तो सुंदर होते ही जीवन में गुणपूर्णता, दक्षता और विकास का ही प्रादुर्भाव होता है। अनुशासन की मथनी से मथित होकर जीवन नवनीत के समान सुचिकन, कोमल, लाभकारी तथा मुलायम बन जाता है। सच में तो यह है कि आत्मनियंत्रण तथा आत्म संयम को ही अनुशासन कहते हैं। अनुशासन मानव की वह विशिष्टता है जो उसे पशु एवं मानवेतर प्राणियों से ऊंचा उत्थान प्रदान करती है। अनुशासन समग्र जीवन को वह दिशा है जो मानव के आचरण, मन तथा आत्मा का परिष्कार करती है। अनुशासन का अर्थ वस्तुतः व्यक्तित्व का शिक्षण, परिष्करण एवं स्वास्थ्य विकास। अनुशासन कुसंस्कारों को खत्म करके सुंदर एवं स्वास्थ्य संस्कारों का निर्माण करता है। अनुशासन संबंधी पुरातन विचारधारा प्राचीन काल में अनुशासन को सीमित एवं संकुचित अर्थ में ग्रहण किया जाता था। विद्यालयों में अनुशासन शब्द के उच्चारण से ही भय तथा आत्म सच्चाट के वातावरण की सृष्टि होती थी। बहुत से प्राचीन काल में विद्यालयों के बाहर सभी जगह निरंकुशता का साम्राज्य था। समाज में निरंकुश शासन का राज्य था, जो विद्यालय में भी निरंकुश एवं तथा निर्दय प्रधानाचार्य एवं शिक्षक का दंड युक्त अनुशासन था। उस समय छात्रों में भय तथा शारीरिक दंड से बल पर नियंत्रण में रखना ही अनुशासन हो जाता था। कड़े नियम का पालन करना छात्रों का कर्तव्य था। गुरु आज्ञा का उल्लंघन, अक्षम्य अनुशासनहीनता के लिए बच्चों को कठोर शारीरिक दंड भोगने पड़ते थे। उस समय विद्यालय अनुशासन की विधायी का सिर्फ छड़ी थी। ऐसे उदाहरण भी कम नहीं है जब शिक्षकों ने छोटी छोटी गलतियों के कारण छात्रों की चमड़ी उधेड़ दी। शिक्षक छात्रों के आत्मसमर्पण पर ही संतुष्ट होते थे। प्रधानाचार्य तो निरंकुश, हृदयहीन एवं कठोर होता ही था। प्राचीन समय में अनुशासन का यही स्वरूप था। इतना जरूर था कि अनुशासन का न तो स्थायी प्रभाव था, न ही यांत्रिक हुई प्यार और आदर के साथ आंतरिक रूप से आचरण विकास होता है। यह कार्य दंड एवं दंड के द्वारा तो सर्वथा संभव ही था। अनुशासन विचारधारा। आधुनिक विचारधारा। आधुनिक युग के आगमन और मनोविज्ञान के विकास के साथ अनुशासन की पुरातन विचारधारा खत्म सी हो गई। अब दंड और कठोर नियंत्रण का स्थान प्यार, स्वशासन और स्वतंत्रता ने ले लिया। आज शिक्षा के हाथ में डंडा गायब हो चुका है। पूरी तरह शिक्षक अब सैनिक तथा पुलिस अधिकारी के सदृश आचरण नहीं करता। शिक्षक तो आज अभियंता है, मानवीय अभियंता और पूर्ण विकसित एवं उपयोगी मानव का निर्माण करता है। प्यार, सहानुभूति एवं कल्पनाशीलता से अतः अनुशासन या आधुनिक विचारधारा की गंगोत्री स्वतंत्रता है। कठोर नियंत्रण
नहीं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। सच तो यह है कि अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। आत्म अनुशासन है ही सच्चा अनुशासन है। सब सयरवन ने कभी कहा है, ट्रू डिसिप्लिन शुड बी मेनली पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रेदर देन नेगेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव। अनुशासन ही सार्थकता और सृजनात्मकता में होने में है। सच्चा अनुशासन निर्माण करता है, संहार नहीं। चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण तो ही अनुशासन का परम लक्ष्य है। सृजनात्मकता अनुशासन धनात्मक को द्वारा मिलित होता है, ऋणात्मकता द्वारा नहीं। यहाँ यह स्मरणीय है कि दंड कदापि सृजनात्मक नहीं होता है, वह तो मूलतः ऋणात्मक ही है। दंड द्वारा किसी क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, किसी गुण का सृजन नहीं। उदाहरण से स्पष्ट है कि दंड द्वारा किसी बच्चे को झूठ बोलने से रोका जा सकता है, परंतु उसके अंदर सत्य के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न किया जा सकता। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तो यहाँ कहा है कि वही अनुशासन सार्थक है जो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो, वह बच्चों को गणतंत्रात्मक समाज के योग्य नागरिक बनने में सहायक हो। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार सच्चा अनुशासन सृजनात्मक, धनात्मक एवं स्नेह एवं सहानुभूति पर आधारित होता है। उसका विकास नियंत्रण एवं आत्मसम्मान के रूप में होता है। टी.पी. रन के अनुसार अपनी प्रवृत्तियों को रोककर उनका इस प्रकार नियंत्रण करना है कि अपव्यय एवं कुशलता के स्थान पर मितव्ययी एवं कुशलता प्राप्त की जा सके। विद्यालय में अनुशासन का महत्व व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अनुशासन का मानव के जीवन में अत्यंत महत्व है। एक सदस्य जिसने अधिक अनुशासन होता है, वह संस्था उतना ही अधिक उन्नति होती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। यही कारण है कि समाज में हर व्यक्ति स्वतंत्रता सीमित होती है। किसी एक की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि वह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे या उसे हानि पहुँचाए। अनुशासन के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में नियंत्रण किया जाता है। अतः अनुशासन का ही किसी क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। विद्यालय में शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता है। विद्यालय द्वारा संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं में जैसे ज्ञान अर्जन, मानवों का निर्माण, क्षमता और कुशलताओं का विकास करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। बच्चों में समायोजन की आदत विकसित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अतः विद्यालय के प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए अनुशासन का विशेष महत्व। विद्यालय में अनुशासन के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए उनकी उपयोगिता को संक्षिप्त में व्यक्त किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक किया। विद्यालय की उन्नति और प्रगति में सहायक, छात्रों के हृदय में शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करने में सहायक, शिक्षक द्वारा संबंध के स्वतंत्र व मधुर बनाने में सहायक, कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक, वातावरण को दूषित और अनैतिक होने से बचाने में सहायक, छात्रों को पूर्ण नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक, छात्रों की छवि शक्ति के उन्मुखीकरण एवं विकास में सहायक, छात्रों के बीच व्याप्त उद्दंडता, उद्देय आदि प्रवृत्तियों का दमन एवं मार्गान्तिकरण में सहायक, मानवीय एवं सामाजिकता के विकास में सहायक। अनुशासन का अर्थ परिभाषा। अनुशासन शब्द अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शब्द विविध प्रति डिसिप्लिन शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि छात्र या शिक्षक का अनुगामी। इस प्रकार शिक्षक का अनुमान करना अर्थात शिक्षक की आज्ञा का पालन करना यह अनुशासन है। अनुशासन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनका विवरण निम्न प्रकार। नंदन के शब्दों में जैसे श्री टी.पी. नंदन ने अनुशासन का अर्थ बताते हुए अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रित करने के अधीन करना, जो व्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। इस अतः से स्पष्ट है कि अनुशासन के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी मुक्त भावनाओं और शक्तियों को किसी निर्धारित नियंत्रण द्वारा नियमित नियंत्रित करना होता है। अनुशासन समाज में बनाए रखने में सहायक है। मार्टिन के अनुसार अनुशासन का अर्थ व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना सीखना। अनुशासन का अर्थ उन आज्ञाकारिता अर्थात नियमों एवं अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। डीवी के अनुसार जॉन डीवी ने नियंत्रण की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। अनुशासन का अर्थ व्यवस्था की शक्ति और गाइड करने के लिए प्रशासनों पर नियंत्रण की क्षमता है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार अनुशासन का वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों की व्यवसाय उन्नत आचरण एवं उत्तम निहित सर्वोत्तम गुणों के अर्थों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अर्थात अनुशासन एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे आचरण गुणों का विकास होता है। अनुशासन के अवधारणा के सामने एक और अनुदेय दृष्टिकोण का विकास हो रहा है।
पारंपरिक रूप से अनुशासन स्थापित करने के लिए दमन को मुख्य साधन माना जाता था। पाठशालाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रचलन था। उस काल में बच्चों की भावनाओं, शिक्षाओं और जन्मजात प्रवृत्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और बच्चों को इच्छाओं, भावनाओं और प्रवृत्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। अब दमन के स्थान पर सृजन महत्व दिया जाता है। नवीन विचारधारा के अनुसार अनुशासन के अपने को मूल्य निस्बत पारित किया। अपनी आधुनिकता और सम्यक रूप में अनुशासन का अर्थ बाल और बालिकाओं को प्रजातांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना। अनुशासन का ध्येय ज्ञान, शक्ति, आदतों, रुचि और आदतों को आदर्शों को प्राप्त करना, जिनका निर्माण उसके स्वयं की उसके साथियों की और समग्र रूप से समाज की भलाई होता है। अनुशासन के स्वरूप प्रकार अनुशासन के 4 प्रकार हैं: प्राकृतिक अनुशासन, व्यक्तित्व अनुशासन, अधिकाधिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। प्राकृतिक अनुशासन के तहत बच्चों पर किसी प्रकार के बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण को लागू नहीं किया जाता। इस प्रकार के नियंत्रण के मुख्य समर्थक रूसो तथा स्पेंसर है। इन शिक्षा दार्शनिकों के मतानुसार बच्चों को अपने आप को सूचना और निर्णय देना चाहिए। भारतीय महोत्सव अपनी आंतरिक प्रेरणा से कार्य करनी चाहिए। वह स्वयं अपने विवेक से कार्य करेंगे तो क्रमशः उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे और इन्हीं अनुभव से उन्हें उत्तम अनुशासन का विकास होगा। इस प्रकार स्वतः विकसित किया गया अनुशासन जीवन व्यतीत करने का वास्तविक समझ में आ जाएगा। आधिकारिक अनुशासन में बच्चों को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं दी जाती। बच्चों को हर प्रकार से अपनी बड़े के नियंत्रण अधिकार में रखना होता है। बच्चों को अपनी इच्छा से सामान्य रूप से कोई भी कार्य करने की छूट नहीं होती। इस प्रकार का अनुशासन बच्चों बड़ों के आदर्शों और उद्देश्यों का सर्वाधिक महत्व होता है। घर पर बच्चों को अपने अभिभावक तथा स्कूल में शिक्षक को हर आदेश मानना चाहिए। इस प्रकार से बच्चे के अधिकाधिक अनुशासन पर थोपा जाने वाला अनुशासन होता है। व्यक्तिगत अनुशासन इस प्रकार का नियंत्रण बालकों के लिए नहीं बल्कि परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है। जब व्यक्ति में विवेक उचित विवेक का विकास हो जाता है तब उसे स्वयं ही मालूम हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या नियमित है और क्या अनियमित है। यह स्वयं ही उचित और नियमित कानून चुनाव करता है। इस नियंत्रण में किसी प्रकार का बाहरी दबाव अर्थात नियंत्रण नहीं थोपा जाता। इसलिए आत्म-अनुशासन या आत्म-नियंत्रण का अधिक प्रकार का अनुशासन व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति विशेष रूप से सहायक होती है। सामाजिक अनुशासन का एक अन्य स्वरूप सामाजिक अनुशासन है। इस अनुशासन का निर्धारण सामाजिक मान्यताओं के द्वारा होता है। प्रत्येक समाज का यह नियम है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने पर समाज की प्रशंसा करता है और सामाजिक मान्यताओं के विपरीत निंदा की जाती है। इस प्रशंसा और निंदा के माध्यम से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचना चाहता है तथा यह चाहता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की जाए तथा सामाजिक अनुशासन बना रहता है। अनुशासन के गुण स्वयं अध्ययन का उद्देश्य जिन मानदंडों या गुणों के आधार पर विषय को एक अध्ययन के रूप में पहचाना जाता है जो निम्नलिखित है। अध्ययन क्षेत्र का अपना अनुसंधान क्षेत्र होता है जिससे अध्ययन के साथ आदान प्रदान किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र का स्वयं का विशिष्ट ज्ञान संचय होता है जो अनुशासन से संबंधित या भिन्न होता है। इसका अन्य विषयों के साथ संबंध नहीं होता। अपनी स्वयं को विशिष्ट अनुसंधान विधि होती है। स्वयं का घोषणा पत्र होता है। स्वयं की आंतरिक सुधार विधि जो अनुसंधान के प्रयोग में लाई जाती है। स्वयं के सिद्धांत और धारणा होती है जिससे संचय ज्ञान होती है। यह जरूरी नहीं कि यह सभी गुणों का एक साथ देखने को मिले। इसके आधार पर क्षेत्रों से जोड़ा जाए जैसे दो क्षेत्र के लिए वस्तु पाठ्यक्रम सिद्धांत अनुसंधान विधि विश्वविद्यालय की शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा मूल रूप से अध्ययन शब्द को प्रयोग में लाया जाने लगा जो नवीन विशिष्ट सोचना प्रदान करने का साधन के रूप में सामने आया। 20वीं शताब्दी में अन्य देशों के द्वारा अपनाया लिया गया किसी भी विषय को अनुशासित बनाने के लिए उसकी प्रकृति विशिष्ट क्षेत्रीय अध्ययन विधियाँ निर्धारित होती है। इस प्रकार प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र जो कानून की बातों के द्वारा सुना जा सकता है। समस्या का प्रकार, कार्य प्रक्रिया, समस्या संबंधित परिणाम, अध्ययन का इतिहास, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की परिभाषा, अध्ययन के शिक्षण विधि, अधिगम व बुद्धि का मापन, तार्किक चिंतन व बोध, अध्ययन के उपकरण व समस्या समाधान हेतु विधियाँ व उपकरणों का प्रयोग, ज्ञान और कौशल को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर भिन्नता बताता। अध्यापक द्वारा अनुशासन साबित करने के उपाय, सकारात्मक उपाय, नकारात्मक उपाय। सकारात्मक उपाय
सकारात्मक उपाय सभी तभी कारगर होता है जब उपयुक्त वातावरण कथाकारी यानी कि सकारात्मक उपाय के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन आवश्यक है। उपयुक्त वातावरण स्वदेश शैक्षणिक क्रियाशील के द्वारा छात्र में अनुशासन का गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, इसलिए यह सकारात्मक उपाय कहलाता है। आगे की उपायों को उल्लेख करते हैं। अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं विद्यालय में छात्रों के लिए अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं बहुत आवश्यक है। इससे अनुशासन स्थापित करने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। अवकाश के समय छात्र पुस्तक का उपयोग करते आता है। इसमें उपयोगी पुस्तकें होनी जरूरी है। विद्यालय का भवन तथा कमरे भी काफ़ी बड़े तथा साफ सुथरे हो। हवा की उत्तम व्यवस्था, साफ सफाई हो, मैदान काफ़ी बड़ा तथा खुला हुआ वातावरण स्वास्थ्यवर्धक हो। इससे छात्रों में प्रफुल्लता, उत्साह और प्रकृति का अनुभूति होती है तथा वे स्वतः अनुशासित होते हैं। अध्यापक का व्यक्तित्व शिक्षण की मुद्रा मानसिक सौम्यता, सहृदयता, सहानुभूति और मानवता न केवल उसे लोकप्रिय बनाती बल्कि छात्रों को भी आकर्षित प्रमाणित करती है। छात्रों में यह गुण स्वतः ही प्रविष्ट हो जाता है। इससे छात्र शिक्षक निकट संपर्क में आते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना जरूरी है। छात्रों में अनुशासन स्थापित करने में शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत ही कार्य होता है। अभिभावक अध्यापक सहयोग, अभिभावक के सहयोग छात्रों के विषय में अधिक जानकारी अध्यापक को प्राप्त होती है। इससे छात्रों के साथ उचित व्यवहार का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही छात्रों की प्रगति बदलूओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार दोनों के सहयोग से अनुशासन का गुण छात्रों में निश्चित रूप से होता है। पुरस्कार इस भावना से छात्रों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है तथा विषय में रुचि बढ़ती है। पुरस्कार द्वारा छात्रों में सद्व्यवहार एवं स्वास्थ्य में रुचि की अभिवृद्धि होती है। अनुशासनहीनता छात्रों के साथ सहानुभूति और धैर्य का व्यवहार, अनुशासनहीनता के पीछे अशांत व्यवहार, माता पिता का कठोर व्यवहार तथा शिक्षक की कठोरता का भी कम नहीं होता था। ऐसे बच्चे अनुशासन ममता सहानुभूति ममता है तो अपनापन की भूखे होते हैं, जिससे उनमें अनुशासन के स्वर्णिम गुणों का विकास हो जाए। अध्यापन विधि सुंदर, आकर्षक, मनोवैज्ञानिक। जो शिक्षक आकर्षक, सुंदर तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्यापन कराता है उसके बाद में छात्र पूर्ण मनोयोग एवं उत्साह से बैठते हैं, पढ़ते हैं। और इसके विपरीत भी शिक्षक के वर्ग में अनिच्छा जाता है तथा अनुशासनहीनता से कार्य करता है जाता है। स्वास्थ्य के सुंदर व आकर्षक अध्ययन विधि द्वारा अध्यापक का भी अनुशासन स्थापना में बहुत बड़ा हाथ है। विद्यालय में स्वास्थ्य परंपरा व नियमों का भी मानव अनुशासन स्थापना में बहुत बड़ा सहायक होता है। जहाँ इसका पालन होता है वहाँ विद्यार्थी अनुसार होता है। नैतिक शिक्षा विद्यालय में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था भी महापुरुषों के जीवन चरित्र तथा उपदेशात्मक होता है। छात्रों को परिचित कराया जाए, इससे वे सकारात्मकता की ओर प्रेरित होते तथा स्वयं अनुशासन छात्रों को उत्तरदायित्व प्रदान करने कर देने पर स्वतः ही अनुशासन पूर्ण जाते हैं। इसके लिए छात्र संसद, छात्र मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल आदि के समय की जा सकती है। स्वस्थ शैक्षणिक क्रियाशीलता, शैक्षणिक क्रियाशीलता अनुशासन को विकसित करने के लिए स्वस्थ शैक्षणिक क्रियाशीलों का बहुत महत्वपूर्ण वाद खेलकूद, अभिनय, कवि, गोष्ठी, साहित्य, प्रश्न, समाज सेवा, बाल संगठन, शिक्षा आदि, सैनिक शिक्षा आदि मुख्यतः शैक्षणिक क्रियाशीलन है। इससे स्वतः अनुशासनिक गुण विकसित हो जाते हैं। संगठित सामूहिक खेलकूद, इसके द्वारा छात्र में अनुशासन के गुणों का विकास करते हैं। संगठित सामूहिक खेलकूद में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि प्रमुख शिक्षा उपसंस्थित रहता है। इससे अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिकता का विकास, भ्रातृत्व एवं सहयोग भावना की वृद्धि होती है। नकारात्मक उपाय, प्रमुख नकारात्मक उपाय दंड एवं उपाय के तहत छात्रों को अनुशासनहीनता कार्यों करने के लिए दंडित किया जाता है। भविष्य में ऐसा करने से उन्हें रोका जाता है। दंड भी कई तरह के होते हैं। शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, सामाजिक दंड, नैतिक दंड। नकारात्मक उपाय जैसे कि नाम से ही स्पष्ट नाती के रूप में युक्त एवं प्रभावकारी नहीं माने जाते हैं। सृजनात्मकता और सकारात्मकता उपायों को ही अनुशासन सकारात्मक उपायों को ही अनुशासन के गुणों के रूप में विकास के उपयुक्त माना जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।